रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। 10 सालों तक चले इस संघर्ष में बर्बन डायनेस्टी की तानाशाही से भरे शासन को नेपोलियन के डिक्टेटरशिप वाले रूल से खत्म कर दिया गया। तो आखिर क्या रिजल्ट्स हुए इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, किस आधार पर इसे क्रिटिसाइज किया जा सकता है और कौन से ऐसे घटनाक्रम थे जिनके आधार पर ये सभी इवैल्यूएशंस किए जाते हैं, इन सभी बातों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ आधारभूत समझ को डिस्कस करने की कोशिश की थी ताकि आपकी एक आधारभूत समझ विकसित हो जाए, और हमने कुछ कारणों पर भी चर्चा की थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसकी शुरुआत 5 मई 1789 से की जाती है या मानी जाती है, और इसका अंत 9 नवंबर 1799 को माना जाता है। 5 नवंबर 1789 इज द डेट जिस दिन स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया गया था, और 9 नवंबर 1799 जिस दिन डायरेक्टरी के रूल को नेपोलियन ने कूप डिटेट करके समाप्त कर दिया था। तो 10 साल 6 महीने और 4 दिन तक चले इस पूरे रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ, हम ये जानेंगे अपने आज के इस डिस्कशन में। फ्रांस की लोकेशन यू कैन सी देयर, ये है फ्रांस, यहां पर ग्रीन कलर में है प्रूशिया, और ये है ऑस्ट्रियन एम्पायर जिसके ऊपर सबसे पहले फ्रांस ने हमला किया था। ठीक है, यहां पर रशिया है और बाकी सभी यहां पर देश है, ये बीच में स्विट्जरलैंड है। तो लोकेशन आपने देख ली। ये है राजा लुई द 14th, लुई द 15th एंड लुई द 16th। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लुई द 16th जिनको अंत में गिलोटिन कर दिया गया और इनकी हत्या कर दी गई, इनको जान से मार दिया गया। तो गिलोटिन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, ये होता है गिलोटिन। यहां पर किसी व्यक्ति को लिटा दिया जाता है और ऊपर से एक धारदार लोहे की प्लेट को नीचे गिराया जाता है जिससे सिर अलग हो जाता है। तो क्या इसे बहुत बर्बर मौत कहा जा सकता है? नहीं, पहले की तुलना में यह मौत बेहतर थी, क्योंकि इसके पहले एक बहुत ही बर्बर या फिर बहुत ही क्रूअल डेथ पेनल्टी यूरोप में प्रचलित हुआ करती थी, जिसे ब्रेकिंग व्हील पनिशमेंट कहा जाता था। ब्रेकिंग व्हील पनिशमेंट में जब भी किसी आरोपी को इसके तहत मौत की सजा दी जाती थी तो एक लकड़ी के पहिए से उसके शरीर की हर एक हड्डी को बारी बारी से तोड़ा जाता था। तो बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती थी जब भी किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता था। तो 10 अक्टूबर 1789 को एक फिजिशियन थे जोसेफ इनेस गिलोटिन, उन्होंने नेशनल असेंबली के सामने एक प्रपोजल रखा कि कैपिटल पनिशमेंट को बहुत ही क्रूअल तरीके से ब्रेकिंग व्हील मैकेनिज्म से ना दिया जाए, बल्कि उसके लिए बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म अपनाया जाए जिसमें उस व्यक्ति को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो और उसकी मौत तुरंत हो जाए। तो उसके बाद उन्हीं के नाम से इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया गया और इसे गिलोटिन कहा गया। तो ये तो एक गिलोटिन की बात थी जो बीच में रखना उचित नहीं था, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। अब चलिए बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे आगे बढ़ा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम डेट वाइज एनालिसिस करें, लेकिन ये एनालिसिस बहुत ही माइन्यूट हो जाएगा। अच्छा यही होगा कि हम इसका एनालिसिस फेजेस में कर लें। तो मैंने यहां पर इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को 5 फेजेस में क्लासिफाई किया है। पहला फेज जो कि 1789 में शुरू होकर 1789 में ही खत्म हो गया, दैट वाज द फेज ऑफ स्टेट जनरल। जब स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया गया, कुछ रिजल्ट्स नहीं निकले और स्टेट जनरल ने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। नेशनल असेंबली का दौर 2 सालों तक चला, 1789 से 1791 तक। इस दौरान एक कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम किया गया और उसके बाद तीसरा फेज शुरू होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जब नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक सरकार का निर्माण किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश किया गया क्योंकि नए संविधान में राजा की शक्तियों को यूं तो सीमित कर दिया गया था लेकिन खत्म नहीं किया गया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के दौर में। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद जब फ्रांस एक वॉर हारता है, किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रिया के साथ वॉर में हारने के बाद सारा गुस्सा निकाला जाता है राजा के ऊपर, राजा को बंदी बना लिया जाता है और मोनार्की के सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है। बनता है फिर से एक नया संविधान। नेशनल कन्वेंशन के लिए होते हैं इलेक्शन, नेशनल कन्वेंशन को स्टैब्लिश किया जाता है। नेशनल कन्वेंशन 1792 से लेकर 1795 तक रूल करता है। इन बिटवीन आता है रेन ऑफ टेरर, कई सारे लोगों को जान से मार दिया जाता है और उसके बाद नेशनल कन्वेंशन को भी भंग कर दिया जाता है और 5 डायरेक्टर्स की एक डायरेक्टरी को बनाया जाता है और फिर स्टार्ट होता है द रूल ऑफ डायरेक्टरी 1795 से लेकर 1799 तक। और 1799 में नेपोलियन करता है कूप डिटेट और काउंसिल्स या काउंसलेट का निर्माण किया जाता है, बाद में उसे भी भंग कर दिया जाता है। लेकिन वो कहानी तो दूसरी है।
वो तो नेपोलियन की कहानी हो जाएगी। तो अभी हम डायरेक्टरी के रूल तक बात करेंगे, 1799 तक बात करेंगे, जब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन था। तो हमने पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन को 5 फेजेस में डिवाइड किया। मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू यहां पर दिया, हम इसका एनालिसिस अभी आगे करेंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन भी अवेल करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं फेज 1 के साथ, जिसे कहा जा सकता है द फेज ऑफ स्टेट जनरल। स्टेट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था, 3 स्टेट में पूरी फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में आते थे सभी ग्रास रूट लेवल के लोग, किसान, कारीगर, व्यापारी, सभी लोग। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जीमैन और सेकंड स्टेट में नोबल्स। तो मई 1789 में लुई द 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग को बुला लिया। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो सेकंड स्टेट के लोग थे वो चाहते थे कि अगर नए रूल्स को इंपोज किया जाए, नए टैक्सेस को इंपोज किया जाए, तो ये टैक्सेस स्टेट जनरल के द्वारा ही इंपोज किए जाएं, ताकि उनके ऊपर टैक्स इंपोज ना किया जाए, क्योंकि ऐसी मांग चल रही थी कि नोबल्स के ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाएं। तो स्टेट जनरल की जब मीटिंग को बुलाया गया ताकि नए टैक्सेस जो प्रपोज्ड हैं उनको फाइनल किया जा सके, उनको पास किया जा सके, तो इस स्टेट जनरल में तीनों स्टेट से लोग आए। फर्स्ट स्टेट से 300 लोग, सेकंड स्टेट से 300 लोग और थर्ड स्टेट से 600 लोग। देखिए, पीजेंट्स, आर्टिशंस, वुमेन, इनको थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें एंट्री नहीं दी गई थी, ध्यान दीजिएगा। Voting in state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. काफी दिनों के बाद इस पूरी स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया गया था, काफी सालों के बाद बुलाया गया था। तो इसके पहले जब वोट्स होते थे तो एक स्टेट के पास एक वोट होता था, ठीक है। लेकिन अभी जब 175 साल के बाद स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया गया तो यहां पर यह डिसाइड किया गया कि एक स्टेट के पास एक वोट नहीं होगा, एक कंबाइंड मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और फिर डिसीजन होगा कि टैक्सेस को इंपोज किया जाए अथवा ना किया जाए, जिससे कि सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के लोग असहमत थे और ये मांग थर्ड स्टेट के द्वारा की जा रही थी। लेकिन इस बार लुई द 16 ने सेम प्रैक्टिस को जारी रखने पर जोर दिया और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो इससे काफी नाराज हो गए। उन्होंने असेंबली को छोड़ दिया, वो वापस चले गए, जहां पर वो चाहते थे कि हर मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए। उनकी मांग को नहीं माना गया तो उन्होंने उस ज्वाइंट मीटिंग को छोड़ दिया, ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो। और ये जो मांग की जा रही थी थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा, ये जो फिलोसफर्स थे, रूसो, लॉक, जो मानते थे कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उनके आइडियाज से प्रभावित मांग थी जिसे वो पूरा करना चाह रहे थे। प्रपोजल के रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने असेंबली को छोड़कर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। थर्ड स्टेट ये मान रहे थे कि जो फ्रेंच नेशन है, जो फ्रांस के लोग हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसीलिए उनके पास ज्यादा जिम्मेदारी है। उसके बाद वो वापस से उन्होंने कहा कि वो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और इसके लिए वो असेंबली हॉल में जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब वो असेंबली हॉल के पास पहुंचते हैं तो असेंबली हॉल में ताला लगा होता है। राजा कहते हैं, व्हेन यू वुड नॉट बी असेंबल्ड, जब आप असेंबल ही नहीं हो पाएंगे तो फिर आप अपने आप को नेशनल असेंबली कैसे कहेंगे। लेकिन थर्ड स्टेट को असेंबल होने के लिए असेंबली हॉल की जरूरत नहीं थी। जब उन्हें असेंबली हॉल का दरवाजा बंद मिला तो 29 जून 1789 को ये सभी थर्ड स्टेट के लोग टेनिस कोर्ट में जा पहुंचे और वहां पर उन सभी लोगों ने एक ओथ ली। अपने आप को उन्होंने नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया कि सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस अब वो बनाएंगे और वो एक संविधान का निर्माण करेंगे। तब तक वो वहां से नहीं हिलेंगे जब तक कि इस नए संविधान का निर्माण ना कर लिया जाए, जिसके तहत फ्रांस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडक्ट किया जाए। दैट इज टेनिस कोर्ट, जहां पर एक व्यक्ति सबको ओथ दिलवाता है, सभी लोग ओथ लेते हैं कि वो संविधान का निर्माण करेंगे और उसके बाद उसी संविधान के हिसाब से सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आगे प्रोसीड किया जाएगा। फिर शुरुआत होती है सेकेंड फेज की, द फेज ऑफ नेशनल असेंबली। ये फेज ऑफ नेशनल असेंबली 1789 से 1791 तक चला। देखिए, नेशनल असेंबली जब थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जब एक और वो लोग वर्साई का जो टेनिस कोर्ट था या वो जो वर्साई के महल के पास वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए थे, दूसरी ओर फ्रांस में बहुत ही अफरा तफरी मची हुई थी। प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, फूड प्रोडक्ट्स के लोगों के पास खाने को नहीं था, वो दुकानों को लूट रहे थे, भीड़ बहुत गुस्से में थी और वो तोड़ फोड़ और आगजनी कर रहे थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को भेजा गया। इससे नाराज लोग हथियार ढूंढने लगे। जानकारी मिली कि बास्तील के किले में हथियार मिल जाएंगे। बास्तील का किला वाज विद द मीनिंग ऑफ सहारा, यू कैन एंटर बट यू कैन नॉट एग्जिट।
राजा को जब भी किसी को डिटेन करना होता था तो यहां पर लेकर जाया जाता था। हमला किया गया भीड़ के द्वारा बास्तील के महल में इस उम्मीद से कि वहां कुछ हथियार मिलेंगे। शायद कुछ हथियार मिले भी। वहां पर 7 लोगों को बंदी बनाया गया था जिन्हें आजाद करवा दिया गया और बास्तील के किले को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। दैट वाज द सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक रूल ऑफ द किंग और द लुई द 16 जो कि राजा के बर्बर शासन का प्रतीक माना जाता था। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज और बास्तील के महल के टूटने की, बास्तील के महल के पतन की कहानी दूर दराज के इलाकों तक फैलने लगी। उसके बाद जो किसान अपने नोबल्स के अंडर में काम कर रहे थे उन्होंने नोबल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। नोबल्स को मारा जाने लगा और इस पूरे पीरियड को जुलाई 19 से अगस्त 3 तक ये जो दौर चला जिसमें किसानों ने नोबल्स के ऊपर हमला शुरू कर दिया 1789 में, इसे कहा जाता है द पीरियड ऑफ ग्रेट फियर। लेकिन ये डर था नोबल्स को क्योंकि अब उनके ऊपर हमले किए जा रहे थे जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से उन्होंने परसिक्यूट किया था किसानों को। आज उन्होंने आवाज उठा दी थी। बहुत सारे नोबल्स अपने घरों को छोड़कर आस पड़ोस के देशों में भाग गए। कहानी आगे बढ़ती है। पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट लुई द 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। एक और नेशनल असेंबली संविधान बनाने के काम में लगी हुई थी, दूसरी ओर लोग लुई द 16 से नाराज थे। लुई द 16 ने मौके की नजाकत को समझा और उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया, स्वीकार कर लिया और उन्होंने ये भी मान लिया कि उनके अधिकारों को, उनकी शक्तियों को एक संविधान के द्वारा सीमित किया जा सकता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऑन द नाइट ऑफ द 4th of August 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। देखिए 4 अगस्त 1789 को इस असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम को खत्म करने की, समाप्त करने की घोषणा कर दी। इन बिटवीन जैकोबिन क्लब भी इमर्ज होने लगा। जैकोबिन क्लब कुछ इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप था जो कि रेडिकल रिफॉर्म चाहते थे, तेजी से बदलाव चाहते थे। हालांकि जैकोबिन क्लब में कई सारे ग्रुप के लोग थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जैकोबिन क्लब रेडिकल चेंजेस चाहते थे। इसमें कुछ लोग थे जो लिबरल थे, कुछ लोग थे जो रेडिकल थे। मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस और नेशनल असेंबली ने जब अपने काम शुरू किए तो जो क्लर्जीमैन थे उन्हें भी कहा गया कि वो अपने प्रिविलेजेस को छोड़ें। टाइटल्स को, तीथेस यानी कि जो 1/10वां हिस्सा फसलों का चर्च के द्वारा टैक्स के रूप में वसूला जाता था उसे भी अबॉलिश कर दिया गया। चर्च की जमीन को कन्फिस्केट कर लिया गया। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे। जिक्र हुआ है जैकोबिन क्लब का, तो जैकोबिन क्लब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहीं पर ले लेते हैं, हालांकि इसका जिक्र आगे भी आएगा। देखिए जैकोबिन क्लब रिपब्लिकन मूवमेंट जो था, यानी कि राजा की सत्ता को समाप्त किया जाए और लोगों के शासन को स्थापित किया जाए, इसकी मांग कर रहा था पूरे देश भर में। और जैकोबिन क्लब की जो मेंबरशिप थी वो 500,000 के अराउंड थी या उससे ज्यादा, 5 से 7 लाख लोग इसके मेंबर थे। जैकोबिन क्लब एक हेट्रोजेनस ग्रुप था जिसमें हर तरीके के ग्रुप के लोग इसमें शामिल थे। प्रोमिनेंट पार्लियामेंट्री फैक्शन के लोग जो कि उस अर्ली 1790s में थे। द माउंटेन्स एंड द जिरोंडियंस दोनों इसका पार्ट थे। माउंटेन्स जिनके मेंबर्स को मॉन्टेगार्ड कहा जाता था और जिरोंडियंस, तो जो माउंटेन थे ये काफी रेडिकल थे, मतलब ये काफी हार्श चेंजेस चाहते थे और बहुत तेजी से चाहते थे, जबकि जिरोंडियंस लिबरल थे, ये धीमे धीमे बदलाव चाहते थे, शांति से बदलाव चाहते थे। तो देखिए जो जैकोबिन क्लब है इसमें 2 ग्रुप्स थे, जिरोंडियंस एंड माउंटेन। ध्यान दीजिएगा कि जब रेन ऑफ टेरर स्टार्ट होगा तो उस समय जैकोबिन क्लब को कौन डोमिनेट कर रहा होगा? माउंटेन्स डोमिनेट कर रहे होंगे, मॉन्टेगार्ड्स डोमिनेट कर रहे होंगे, जो कि काफी क्योस मचा देंगे, नरसंहार करेंगे। 1792 से 1793 के बीच में जो जिरोंडियंस थे वो प्रोमिनेंट रहे। इन्होंने, जिरोंडियंस जो लिबरल थे हम बात कर रहे हैं, उन्होंने फ्रांस को लीड करना शुरू किया। लेकिन जब वॉर डिक्लेयर किया गया ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के ऊपर और जब मोनार्की को उखाड़ फेंका गया और रिपब्लिक को क्रिएट किया गया, तो मौके का फायदा उठाते हुए माउंटेन फैक्शन ने जैकोबिन क्लब को डोमिनेट कर लिया, लेजिस्लेटिव असेंबली को डोमिनेट कर लिया और उनके एक लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने सत्ता पे अपने आप को काबिज कर लिया। ध्यान दीजिएगा कि ये कहानी पैरेलल चलेगी जब हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये कहानी मैंने जैकोबिन क्लब का जो हिस्सा है इसको एक और डिस्कस कर दिया है ताकि आप इसे मैच कर पाएं, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर सत्ता में काबिज हो गया और उसने गवर्नमेंट को जुलाई 1794 तक कंट्रोल किया और इस पूरे पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। लगभग 10 महीने का समय था जहां पर हाई लेवल पॉलिटिकल वायलेंस शुरू किया गया। जिसने भी सत्ता का विरोध किया या फिर जो भी व्यवस्था से असंतुष्ट था उसको जान से मार दिया गया। न केवल अन्य लोगों को बल्कि रॉबेस्पियर ने जैकोबिन क्लब के ही
अपने जिरोंडिन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी गिलोटिन करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1793 को 21 प्रोमिनेंट जिरोंडिन्स को गिलोटिन किया गया, जान से मार दिया गया। माउंटेन डोमिनेटेड गवर्नमेंट ने लगभग 17,000 अपने ओपोनेंट्स को पूरे देश में एग्जीक्यूट किया, जान से मार दिया। फेडरलिस्ट रिवोल्ट शुरू हुआ पूरी सिटी में। लोग नाराज थे जैकोबिन क्लब से, क्योंकि वहां पर पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा था, प्लस माउंटेन्स ने जिरोंडिन्स को सत्ता से बाहर कर दिया था। उनके जो लीडर्स थे उनको जैकोबिन क्लब से बाहर कर दिया गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली से बाहर कर दिया गया था। तो इन जुलाई 1794 जो रॉबेस्पियर की सरकार थी, उनके अलाइज थे, गवर्नमेंट ऑफ रॉबेस्पियर एंड अलाइज वाज पुश्ड आउट ऑफ पावर, उनको उनकी सत्ता से बाहर फेंक दिया गया। रॉबेस्पियर एंड 21 एसोसिएटेड वर एग्जीक्यूटेड। आखिर ये कैसे हुआ? अगर आप जानना चाहें कि रॉबेस्पियर जो इतनी सत्ता में काबिज था, उसे अचानक से कैसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। दरअसल रॉबेस्पियर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बहुत तेजी से कुचल रहा था। उसने एक स्पीच दी असेंबली में कि कुछ लोग हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हें सजा दी जाएगी। रॉबेस्पियर ने अपनी स्पीच में हालांकि किसी का नाम नहीं लिया था, किसी नाम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन नाम का जिक्र ना होने की वजह से लगभग हर व्यक्ति के अंदर यह डर बैठ गया कि हो सकता है रॉबेस्पियर उनको एग्जीक्यूट कर दे, और इसी डर ने सभी ओपोनेंट्स को इकट्ठा कर दिया। असेंबली में और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ओपोनेंट्स थे, वो सभी इकट्ठा हो गए और रॉबेस्पियर के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। रॉबेस्पियर को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें उनके 21 साथियों के साथ गिलोटिन कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, और नवंबर 1794 में जैकोबिन क्लब को भी बंद कर दिया गया। तो जैकोबिन क्लब की कहानी आपने यहां पे समझ ली। अब ये कहानी जो है वो पैरेलल चलती रहेगी। ध्यान दीजिएगा कि अभी तो हम सेकंड फेज की बात कर रहे हैं ना, अभी हम 1791 में भी नहीं पहुंचे हुए हैं, या उसी ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम 1794 तक पहुंच गए। तो ये जो ड्यूरेशन है ये पैरेलल चलेगा। जैकोबिन क्लब के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखिए जो सेकंड फेज था उसमें और कौन सी घटनाएं घटित हुई। अगस्त 1789 में असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन डिक्लेयर किया कि व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे। तो इस डिक्लेरेशन के बारे में कुछ बातें मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए इस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया कि हर व्यक्ति एक समान है, बॉर्न फ्री है और इक्वल है। जन्म से ही हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है और एक समान होता है। हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। जब तक किसी व्यक्ति को गिल्टी डिक्लेयर ना कर दिया जाए, प्रूव ना कर दिया जाए, तब तक वो इनोसेंट रहेगा। पब्लिक ऑफिसेस के लिए हर व्यक्ति एलिजिबल है। हर व्यक्ति के पास बोलने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस अपने आप जो चाहे लिख सकता है, बोल सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उसे स्वीकार किया गया जब तक कि उसे पब्लिक वेलफेयर के लिए कन्फिस्केट करने की जरूरत ना पड़े, इन्फ्रिंज करने के अधिकार की आवश्यकता ना पड़े। सोसाइटी अ राइट टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम ईच सिविल सर्वेंट। सोसाइटी के पास ये अधिकार है कि वो हर सिविल सर्वेंट से अकाउंटेबिलिटी की मांग कर सकता है। डॉक्यूमेंट गिव द टर्म नेशन इट्स मॉडर्न मीनिंग, और इसी डॉक्यूमेंट में मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो नेशन की थी वो इमर्ज होकर आई कि नेशन कोई एक राजनीतिक इकाई नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि नेशन वो है जो उसमें रहने वाले लोगों से मिलकर बना होता है। नेशन कोई ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है। आइडिया ऑफ नेशन ने आइडिया ऑफ सॉवरेंटी को भी जन्म दिया कि अगर कोई देश है तो वो कौन से निर्णय लेगा इस पर उसका ही अधिकार होगा। तो सॉवरेंटी का सिद्धांत भी यहीं से निकल के आया, यहीं से उसका इमर्जेंस देखा जा सकता है। दस पीपल वर द सोर्स ऑफ ऑल पावर एंड अथॉरिटी, ये स्वीकार किया गया कि लोग ही हर तरीके की शक्ति और सत्ता का सोर्स है, और कोई भी रूलर उन लोगों के ऊपर नहीं जिन्होंने उसे चुना है। तो ये था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये हमने जान लिया। उसके बाद देखिए अक्टूबर 1789 को एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। देखिए लोगों के पास कुछ खाने को नहीं था, लोग इधर उधर भाग रहे थे, फमाइन आ चुका था, फसल बर्बाद हो चुकी थी। इन बिटवीन लोगों को जानकारी मिली कि वर्साई के महल में एक बहुत भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, एक पार्टी चल रही है जहां पर बहुत सारे पैसे बर्बाद किए गए हैं। लोगों को जब इस बात की जानकारी मिली तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने हमला कर दिया वर्साई के महल पर, और वहां पर उन्होंने राजा रानी से कहा कि उन्हें उनके साथ पेरिस चलना होगा, वो वर्साई में नहीं रह सकते। अब देखिए राजा ने भी उस समय सही निर्णय लिया, उन्होंने उन महिलाओं का विरोध नहीं किया, वो उनके साथ चल दिए। सही डिसीजन था, बिकॉज जनरली इट इज टोल्ड दैट वुमेन विद एंगर आर ऑलवेज अ डेंजर एंड व्हेन दे हैव वेपन्स यू मस्ट नॉट आस्क क्वेश्चंस। अगर उनके पास हथियार हैं फिर तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, और किंग लुइस ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। वो चुपचाप उन लोगों के साथ अपने परिवार के साथ पेरिस आ गया। 12 जुलाई 1790। नो नीड टू लर्न डेट और ईयर, try to understand only the events that were happening at that time। असेंबली ने एक सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी डिक्लेयर किया, जहां पर क्लर्जी से यह कहा गया कि अब उनका इलेक्शन होगा कि कौन किस पद पर जाएगा। वो ओथ लेंगे लोगों की सेवा के लिए, ठीक है, जैसे वो मनमाने तरीके से पहले जीवन जी रहे थे, अब वो वैसे नहीं जी सकते।
1791 में राजा को ऐसा लगा कि फ्रांस में रहना उचित नहीं है, उसने ऑस्ट्रिया भागने का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया जहां की थी मैरी एंटोनेट, तो वहां भागने का प्रयास किंग ने किया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और वापस लेकर आया गया फ्रांस में, पेरिस में। 1791 में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने एक डिक्लेरेशन साइन किया, डिक्लेरेशन ऑफ पेलनिट्स। इस डिक्लेरेशन में उन्होंने ये कहा कि वो फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी को स्टैब्लिश करेंगे और इस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस करने में फ्रांस की मदद करेंगे। इससे लोग काफी नाराज हो गए। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इशू किया, इलेक्शंस हेल्ड किए गए और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ पेलनिट्स था, इसका जवाब कैसे दिया गया, वो जवाब तो सेकंड फेज में निकल के आएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे थर्ड फेज की। सेकंड फेज की तो हम बात कर ही रहे थे, तो थर्ड फेज में हम आते हैं, द फेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने बताया इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, नए कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया गया और इस इलेक्शन के तहत, हालांकि इस इलेक्शन में जो वोटिंग राइट दिए गए थे वो काफी लिमिटेड थे। 25 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग थे, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, उन्हें ही वोटिंग का राइट दिया गया था। बट फाइनली लेजिस्लेटिव असेंबली को बना दिया गया। ये लेजिस्लेटिव असेंबली 1791 से अगस्त 1792 तक काम करता रहा। नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया था, ये 1791 में मिलती है और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश किया जाता है। मतलब राजा को शक्तियां तो दी गई थी, लेकिन ये शक्तियां बहुत ही सीमित थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का फेज स्टार्ट होता है थर्ड फेज के साथ। यहां पर नोबल्स की एक्टिविटीज को कर्ब किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कानून पास करके। हालांकि राजा ने इस कानून को अपना अप्रूवल नहीं दिया और इसके खिलाफ अपना वीटो इंपोज कर दिया। When the revolution broke out, many of the nobles emigrants managed to escape from France। जैसे मैंने बताया, जब लोग विरोध कर रहे थे, जब इस पूरे संविधान को बनाया जा रहा था, लोग हमले कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तो बहुत सारे नोबल्स, एमिग्रेंट्स भाग गए थे। एमिग्रेंट से बना है एमिग्रेंट्स, तो वो फ्रांस से भागकर आस पड़ोस के देशों में चले गए थे। ठीक है, दे कैरिड आउट प्रोपेगेंडा। जब वो बाहर गए तो उन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया कि फ्रांस में रिवोल्यूशन को कैसे दबाया जाए। उन्होंने प्रूशिया और जो बाकी के देश थे उनसे मदद मांगी और इसका रिजल्ट ये निकला कि डिक्लेरेशन ऑफ पेलनिट्स को साइन किया गया, जिसका जिक्र मैंने अभी पहले किया, पिछले स्लाइड में किया, जिसमें यह कहा गया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा कि वो फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टैब्लिश करेंगे। अब इससे फ्रांस में जो सत्ता थी वो काफी नाराज हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे कैसे, मतलब ये हमारे ऊपर हमला करेंगे बर्बन डायनेस्टी को रिस्टैब्लिश करने के लिए। तो 1792 में फ्रांस ने पहले ही ऑस्ट्रिया और प्रूशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। हालांकि उन्होंने वॉर ऑस्ट्रिया पे किया था, पहले हमला ऑस्ट्रिया पे किया था, प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, ये जो नई नई रिवोल्यूशनरी आर्मी बनी थी, ये इतनी कैपेबल थी नहीं कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया की संयुक्त आर्मी को हरा सके। तो ऑस्ट्रिया ने इल इक्विप्ड रिवोल्यूशनरी आर्मी को हरा दिया। इससे लोग काफी दुखी थे, नाराज थे, गुस्से में थे और ये जो गुस्सा था ये निकला राजा के ऊपर। पेरिस में मॉब ने रॉयल पैलेस के ऊपर हमला किया। रिवोल्यूशनरीज ने, फ्रांस के जो राजा थे उनके खिलाफ जो ये हमला किया गया था, इसमें सभी जो गार्ड्स थे उनको मार दिया गया और रॉयल फैमिली को इंप्रिजन कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। राजा के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया और उनके खिलाफ केस चलाया गया। इन बिटवीन सितंबर 1792 में फ्रांस की आर्मी ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की आर्मी को बेल्जियम पे रोक दिया। हालांकि वो फ्रांस में आके बर्बन डायनेस्टी को रिस्टैब्लिश करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। इस बात से लोग बहुत नाराज थे राजा के ऊपर कि राजा ने कॉन्स्पिरेसी की है और बाकी की जो नोबल्स एक्चुअली उन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की थी। इन बिटवीन जो एक पॉलिटिकल ग्रुप था जैकोबिन क्लब, उसमें भी गैप शुरू हो गए थे, उसमें भी विरोध शुरू हो गया था माउंटेन्स एंड जिरोंडिन्स के बीच में, दोनों में मतभेद होने लगा था। माउंटेन्स रेडिकली चेंज चाहते थे, जिरोंडिन्स थोड़े लिबरल थे, तो ये दिक्कत हो रही थी। देखिए, ये एक अलग पॉलिटिकल ग्रुप था, ठीक है। अब ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है जिसके मेंबर्स असेंबली में भी थे, तो अगर इनके बीच में कोई दरार पैदा हो रही है तो असेंबली में भी वो दरार दिखने लगेगी, यही बात चल रही थी। तो देखिए, जब राजा को जेल में बंद कर दिया गया, उनके खिलाफ केस शुरू कर दिया गया, तो फिर ये लगा कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ये तो वर्थलेस हो गया, क्योंकि इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश किया गया था और राजा को तो हमने जेल में बंद कर दिया, तो अब ना राजा रह गया ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रह गई, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा। तो उसके बाद नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का सिलसिला शुरू किया गया और फिर शुरुआत हुई चौथे फेज की, जिसे कहा जाता है द फेज ऑफ नेशनल कन्वेंशन। ये सितंबर 1792 से 1795 तक पूरा फेज चलता रहा। तो देखिए, सितंबर 1792 में कन्वेंशन ने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। देखिए, फ्रांस रेडिकल्स का थ्रेट फेस कर रहा था,
तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उन्होंने लिमिटेड मिनॉर्की का जो आइडिया था उसको छोड़ दिया, जो हमने बात की कि राजा को तो बंदी बना लिया गया तो मोनार्की का सिस्टम खत्म हो गया। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भी किनारे कर दिया 1991 में, और नए इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए नए कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, और नेशनल कन्वेंशन 1792 में मिला, इसने मोनार्की को खत्म किया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। और अभी जो इलेक्शंस हुए थे वो नेशनल कन्वेंशन के लिए हुए थे, ठीक है। तो नेशनल कन्वेंशन के लिए जो इलेक्शंस हुए, यहां पर कुछ ज्यादा अधिकार दिए गए। अडल्ट मेल सिटीजन्स वर ग्रांटेड द राइट टू वोट। अब प्रॉपर्टी वाला जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया। ये कह दिया गया सभी जो एडल्ट मेल हैं, मतलब 21 के ऊपर जो लोग भी हैं वो वोट कर सकते हैं। हालांकि वुमेन को अभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, बट जो पहला इलेक्शन किया गया था उसके कंपैरिजन में ज्यादा वोटिंग राइट यहां पर दिए गए थे। तो हमने देखा ये दूसरी बार संविधान बनाया जा रहा है। जनवरी 21 को जो केस चल रहा था लुई द 16 के ऊपर, उस पूरे केस में उन्हें गिल्टी डिक्लेयर करके गिलोटिन कर दिया गया, जान से मार दिया गया। नेशनल कन्वेंशन को अब जैकोबिन्स कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि नेशनल कन्वेंशन में वो भारी संख्या में जीत के आए थे और उनकी मेजोरिटी थी, तो वो उन्होंने राजा के एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल किया था, उन्होंने उन्हें एग्जीक्यूट भी करवाया था। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग एंड क्वीन, बाद में मैरी एंटोनेट को भी जान से मार दिया गया, उनको भी गिलोटिन कर दिया गया था। जब राजा और रानी दोनों को गिलोटिन कर दिया गया फ्रांस में, तो आस पड़ोस के देशों में काफी डर फैल गया। तो उन्होंने एक कोलिशन तैयार किया। ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड, स्पेन और प्रूशिया, इन सभी लोगों ने, और ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैंने गलती से बोला ऑस्ट्रिया, इन 5 देशों ने एक साथ मिलकर एक कोलिशन अलायंस तैयार किया और इसे कहा जाता है द फर्स्ट कोलिशन। ये 1793 में तैयार किया गया। फ्रांस को हर ओर से अटैक किया जा रहा था। फ्रांस हर जगह पे थोड़ा थोड़ा हार भी रहा था, मतलब जीत नहीं पा रहा था। जैकोबिन लीडर्स जो थे उन्होंने इस नए खतरे को समझते हुए जो इस पूरे खतरे को डील करने के लिए एक कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का गठन किया। मतलब फ्रांस के लोगों की सुरक्षा की जाएगी इन बाहरी खतरों से, इसके लिए पब्लिक सेफ्टी की कमेटी का गठन किया गया, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, और इसका जो हेड था वो बना रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर का जिक्र पहले भी आ चुका है। रॉबेस्पियर ने क्या क्या किया था ये मैंने आपको जैकोबिन क्लब का जो एक स्लाइड डिस्कस की थी उसमें बता दिया था। और पब्लिक सेफ्टी को जब स्टैब्लिश किया गया, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को, जिसका हेड था रॉबेस्पियर, उसके साथ ही साथ रेन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है। जैकोबिन्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। ध्यान दीजिए, दूसरी बार संविधान बना था और दूसरी बार संविधान को सस्पेंड कर दिया गया। कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का गठन किया गया। सारी पावर्स पब्लिक सेफ्टी के पास आ गई। ये एक तरीके की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे काम करेगी वो पब्लिक सेफ्टी काम करेगी, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। तो कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को हेड कौन कर रहा था? रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर क्या करता है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इस कमेटी का लीडर था। उसने धीरे धीरे सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और इस कमेटी का हेड बन गया। उसने सभी लोगों को, अब वो डिसाइड करता था कि कौन रेवोल्यूशन के खिलाफ है, और जो लोग रेवोल्यूशन की खिलाफत करते थे उन्हें मार दिया जाता था। लगभग 1 साल तक रॉबेस्पियर ने पूरी फ्रांस की सरकार पर अपना कब्जा जमा के रखा, एक डिक्टेटर की तरह, और इस पूरे पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इस रेन ऑफ टेरर में लगभग 2100 लोगों को गिलोटिन किया गया था, जबकि खुद रॉबेस्पियर को गिलोटिन कर दिया गया 1794 में। मतलब 1794 में रॉबेस्पियर को एग्जीक्यूट करने से पहले उसने लगभग 2100 लोगों को जान से मारा था। 2100 मुझे ये डेटा मिला, बट कुछ जगहों पर मैंने इस डेटा को 17,000 या 21,000 भी देखा है, तो ये डेटा बहुत कम बताया गया है यहाँ पर। दैट एक्चुअली डज नॉट मैटर, यू कैन अंडरस्टैंड कि उसने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा था, ठीक है। विद द फॉल ऑफ रॉबेस्पियर द रेन ऑफ टेरर ग्रेजुअली केम टू एन एंड, और जब रॉबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर दिया गया तो जो रेन ऑफ टेरर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। जो रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल था, एक ट्रिब्यूनल था जिसमें लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता था। सिचुएशन ये थी कि मॉर्निंग में एग्जीक्यूशन होता था और दोपहर में उसे गिलोटिन कर दिया जाता था, जान से मार दिया जाता था। तो ये जो रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल था, जो सभी लोगों को ये डिक्लेयर करता था किसे मारना है किसे नहीं मारना है, उसे सस्पेंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और अंत में जैकोबिन क्लब को भी बंद कर दिया गया। चर्चेस को रीओपन किया गया फरवरी 1795 में, जिसे रॉबेस्पियर ने बिल्कुल बंद कर दिया था। नेशनल कन्वेंशन मेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और जो नेशनल कन्वेंशन था इसने नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। ध्यान दीजिए, ये तीसरी बार संविधान बनाया जा रहा है, ठीक है। अगस्त 22 को 1795 में नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी को एस्टैब्लिश किया गया। ध्यान दीजिएगा कि पहले एग्जीक्यूटिव की बॉडी के तौर पे पब्लिक सेफ्टी काम कर रही थी, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी काम कर रही थी, और कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी जो पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम कर रही थी, अब उसकी जगह एक 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी ने ले ली, ठीक है। क्योंकि कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी में एक व्यक्ति रॉबेस्पियर ने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था, इसीलिए सेंट्रलाइजेशन ना हो, इसीलिए इसमें 5 मेंबर्स को विद इक्वल राइट डायरेक्टरी में रखा गया। और फिर शुरू होता है हमारा 5वां फेज, द रूल ऑफ डायरेक्टरी।
1795 से 1799 के बीच में। एग्जीक्यूटिव पावर्स इस डायरेक्टरी के पास थी, जिसमें 5 मेंबर्स थे। लेजिस्लेटिव पावर्स 2 हाउसेस में थी, पहला हाउस था काउंसिल ऑफ 500 और दूसरा हाउस था काउंसिल ऑफ एंशिएंट्स। ठीक है, दो इनका काम था ये कानून बनाए, और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो पहले कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी हुआ करती थी वो अब डायरेक्टरी बन गई। नेपोलियन बोनापार्ट उस समय पेरिस में था, लोग काफी असंतुष्ट थे, उन्होंने नेशनल कन्वेंशन के ऊपर हमला किया। नेपोलियन बोनापार्ट से कहा गया कि आप हमें बचाइए। नेपोलियन बोनापार्ट ने नेशनल कन्वेंशन को बचा लिया, और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर के रूप में इमर्ज होने लगा। हालांकि इसका रोल अभी बाद में आएगा, बट यहां पर इसके बाद इसकी शुरुआत हो जाती है। फ्रांस के इंटरनल पॉलिटिक्स में नेपोलियन बोनापार्ट का जो रोल था वो शुरू हो जाता है। अक्टूबर 26, 1795 को कन्वेंशन ने अपने आप को रिजॉल्व कर दिया, बोला कि भाई हम नहीं हैं, और डायरेक्टरी जो है वो सारे काम करेगी। 1798 में फ्रांस ने स्विट्जरलैंड, रोम, नेपल्स इन सभी पर जीत हासिल की। हालांकि इजिप्ट में उन्हें थोड़ी बहुत हार का सामना करना पड़ा। 1799 में सेकेंड कोलिशन तैयार हुआ, ऑस्ट्रिया, रशिया, टर्की, ग्रेट ब्रिटेन, और उन्होंने फ्रेंच आर्मी के ऊपर हमला करके फ्रेंच आर्मी को पीछे ढकेल दिया। 1799 में कई सारी डिफीट्स के बाद फ्रांस को नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड में विक्ट्री हासिल हुई, और फ्रांस की मिलिट्री की पोजीशन और बेहतर हुई। लेकिन डायरेक्टरी जो थी वो चूंकि कई बार हार चुकी थी, तो उसका जो पब्लिक सपोर्ट था वो घट गया था। अब लोग डायरेक्टरी को पसंद नहीं कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टरी उन्हें जीत हासिल नहीं करवा पा रही है। जबकि दूसरी ओर जो नेपोलियन था उसका ओहदा बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि उसके बाद कई सारे वॉर्स में नेपोलियन ने फ्रांस को जीत दिलाई थी। तो जो डायरेक्टरी का सपोर्ट था वो घटने लगा था, और इस बात की जानकारी नेपोलियन बोनापार्ट तक भी पहुंच गई थी। अल्टीमेटली 9 नवंबर 1799 को, उसके पहले जब बोनापार्ट इजिप्ट से वापस आ चुका था अक्टूबर में, तो 9 नवंबर 1799 को नेपोलियन एक कूप डिटेट करता है और डायरेक्टरी को अबॉलिश कर दिया जाता है। काउंसिलेट का निर्माण किया जाता है, जिसमें होते हैं 3 मेंबर्स, जिसमें पहला काउंसिल होता है नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट बाद में इस काउंसिल को भी खत्म करेगा, खुद को डिक्टेटर डिक्लेयर कर देगा, और इन बिटवीन थर्ड अलायंस तैयार होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 कोलेशन जो हैं वो बन चुके हैं। एक कोलेशन पहले बना था, दूसरा कोलेशन 1799 में बन रहा है। 2 कोलेशन बन चुके हैं, तीसरा कोलेशन बनेगा जिससे लड़ेगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो डायरेक्टरी रूल यहां पर हुआ, और 9 नवंबर 1799 को जब स्कूप डिटेट के बाद नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता पर काबिज हो जाता है, तो यहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की समाप्ति मान ली जाती है इतिहासकारों के द्वारा। तो ये पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने यहां पर डिस्कस किया। अब आइए देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ इस रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसने एक नए एरा की, नए इतिहास की शुरुआत की। मानवता के लिए लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया गया। बर्बन डायनेस्टी की जो मोनार्कियल रूल था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, रिवॉल्यूशन ने टिरेनी को, जो राजा की दैवी शक्तियों का अधिकार था, डिवाइन राइट और कंजर्वेटिज्म, इन सभी चीजों को एकदम अस्वीकार किया, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स की एक संस्था बनाई गई थी उसे समाप्त कर दिया गया। एट द सेम टाइम ये रिपब्लिक को स्थापित करने में असफल रहा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कई सारे वायलेंस के बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्ट एक डिक्टेटर के तौर पे खुद को स्थापित करने में सफल रहा। अब आइए देखते हैं क्या प्रभाव रहा इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, इंपैक्ट क्या हुआ। तो देखिए, फ्यूडल स्ट्रक्चर को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया, एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट को खत्म कर दिया गया, जहां पर सारी शक्तियां राजा के पास होती थी। फ्रांस में फिर से रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी और लीगल तौर पर भी। स्लेवरी को समाप्त कर दिया गया, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। देखिए, कई सारे रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स जैकोबिन रिजीम के द्वारा किए गए, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था सभी फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी का अंत। हालांकि 10 साल बाद जब नेपोलियन आया तो उसने फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया, और स्लेवरी को फाइनली फ्रांस में 1848 में समाप्त किया गया। रिलीजियस डिवाइड शुरू हुआ, और उसके बाद कुछ नए आइडियाज इमर्ज होकर आए। जब सिविल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लर्जी 1790 में शुरू किया गया, जिसमें कहा गया कि अब इनका इलेक्शन होगा, इन्हें ओथ लेनी होगी, तो उसके बाद काफी डिवाइड शुरू हो गया। कुछ लोग जो चर्च को सपोर्ट करते थे वो लोग इस चीज का विरोध भी करने लगे। लेकिन फिर भी जब चर्च की प्रॉपर्टी को नेशनलाइज किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया, तो इससे एक सेक्युलर सोसाइटी का निर्माण हुआ, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी स्टैब्लिश किया गया। नई ब्यूरोक्रेसी स्थापित की गई। पहले गवर्नमेंट जॉब्स को बेच दिया जाता था, तो ब्यूरोक्रेसी काफी इनएफिशिएंट रहती थी। लेकिन बाद में एक 3 टियर यूनिफॉर्म सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट और कम्यून लेवल पे, कम्यून वहां पे जो राज्य होते हैं आप उसे कह सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक नए टर्म नेशन को इसकी सही मीनिंग दी कि नेशन लोगों का समूह है, ना कि कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी। आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही रिजल्ट है। तो ये तो हमने देखे इंपैक्ट। अब आइए बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी काफी लिमिटेड सक्सेस ही मिल पाई अपने ऑब्जेक्टिव्स में।
जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव तो ये था कि लोगों को अधिकार दिए जाएंगे, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि उसके बाद नेपोलियन ने सत्ता को हथिया लिया। देखिए, वर्कर्स को जो उनके ग्रीवांसेस थे उनका कोई भी रिड्रेसल नहीं हो पाया, उनको कोई अधिकार नहीं मिल पाए, केवल पीजेंट्स को बेनिफिट हुआ क्योंकि अब उनके पास जमीन थी जो उन्होंने कन्फिस्केट की थी, लेकिन जो वर्कर्स थे उनकी स्थिति दयनीय बनी रही। रेवोल्यूशन डेमोक्रेटिक रूल को स्थापित करने में असफल रहा। रेन ऑफ टेरर का दौर आया, लोगों को जान से मार दिया गया, जैकोबिन्स ने मास स्लॉटर किया और रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल खत्म कर दिया गया इन बिटवीन। नेपोलियन ने अपने वॉरफेयर की वजह से फिर से सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। एक नेशनलिज्म का आइडिया उसने वहां पर उसे एक कंकरर के रूप में देखा जा रहा था और अंत में उसने एक डिक्टेटोरियल रूल को स्थापित कर लिया। महिलाओं और स्लेव्स को कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए। तो इन आधारों पर इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त हो गया है और इसके बाद हम नेपोलियन एरा के बारे में चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में।